हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और आज फिर से हम लोग लेकर उपलब्ध हैं एक नया सेट, एक नए अंदाज में। आज हम लोग फुल्ली डिस्कशन करेंगे। आज साइंस का भी डिस्कशन होगा और सोशल साइंस यानी एसएसटी का भी डिस्कशन होगा इस आज के वीडियो में। यानी आज बेहतर तरीके से आज पढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। एक समझ के साथ आज भी सेट चलेगा। आप लोग धैर्य से पूरे वीडियोस को देखिएगा ताकि आपका इस बार एक प्रण हमारे हम लोग को लेकर रहना है कि इस बार हमारा एग्जाम NMMS निकलना चाहिए और सरकार से 48,000 रुपये छीन लेना है। ये 48,000 जो रुपया है ना, सरकार से ले लेना है कैसे भी करके। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, पहले से स्ट्रेटजी तैयारी काफी बेहतर तरीके से पहले करना होगा, तब कहीं जाकर ये सब काम मतलब जो होगा वो सही हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो आशा होगा कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, साथ भी देंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर ऐड कीजिए क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता है। ठीक है, मेहनत जो होती है वही सफलता की कुंजी होती है। हमेशा याद करके रखिएगा, जो मेहनत है यही रंग लाती है। बाकी कहीं भी कोई चीज नहीं हो पाता है, बिना मेहनत का दुनिया में कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए एक ही मूल मंत्र याद कर लो भैया, मेहनत करना ही पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग करते हैं शुरू आज का ये लेक्चर। ठीक है, और ये लेक्चर आज का बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये पहला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन का। पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? स्पेसिफिक हीट इसको इंग्लिश में कहते हैं और बताना है कि इसका मात्रक क्या है। जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस या किलो जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल प्रति ग्राम बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न संख्या आपके पास 1 है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा एक जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है? मात्रक होता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या अगला है, मायोपिया है। अब आंख में हम बताए थे कि हम लोग के मानव के नेत्र में 4 दोष पाया जाता है। मानव नेत्र में कितना दोष पाया जाता है? 4 दोष। तो जो मानव नेत्र में जो 4 दोष पाया जाता है, ये 4 दोष में हम लोग बात किए थे कि एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता। यानी आपके पास देखिए ये ऑप्शन में चारों है, लेकिन इसमें कैसे करें कि मायोपिया कौन है? और मायोपिया का मतलब ये इंग्लिश नाम दे दिया है। तो मायोपिया जो इंग्लिश नाम है, यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लिश नाम है किसका? दूरदृष्टि दोष का, निकट दृष्टि दोष का, जरा दृष्टि दोष का या अबिंदुकता का। ये इंग्लिश नाम है, इसलिए इंग्लिश नाम सबका याद करके रखना जरूरी है। हम किसी लेक्चर में इंग्लिश नाम पे बात किए थे और किसी लेक्चर में इंग्लिश नाम को हम जरूर बताए थे। आप लोग को अगर याद होगा तो सही बात है। बोलिए सही जवाब क्या होने वाला है? देखिए, जब भी अगर मायोपिया की बात आए, मायोपिया की जो बात आती है, तो मायोपिया जो होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो देगा ना वो दूर होता है ना। एस्टिग्मेटिज्म जो होता है ना वो होता है आपका अबिंदुकता। ठीक है, और जरा के लिए केस्टिग्मेटिज्म भी दे सकता है, कैटलिस्ट भी दे सकता है। कैटरेस्ट जो होता है वो तो आपको कैटरेक्ट में एक ये भी आ जाता है, मोतियाबिंद भी आ जाता है। तो जरा दृष्टि दोष में आपको पता है कि दोनों तरह की बीमारियां रहती है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि दोष को ही कहते हैं मायोपिया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न आपके पास है, कह रहा है कि आइसबर्ग का हिस्सा जो पानी की सतह पर तैरता है वो कितना होता है? आइसबर्ग का आपको पता है ना कि जो पानी होता है, पानी पर आइस यानी बर्फ जो होता है वो
तैरता है, वो तैरता है। तो जो ये तैरता है ना आइसबर्ग, तो ये बताना है कि कितना हिस्सा जो होता है वो पानी के अंदर होता है जो तैरता है। क्या लगभग 10% होता है, या पूरा का पूरा अंदर होता है, या 8% होता है, या केवल आधा होता है? बताना है आपको कि बर्फ का कितना हिस्सा पानी के अंदर होता है, ताकि बर्फ मतलब तैर रहा होता है। बताना है। प्रश्न संख्या 3 है और इसका सही जवाब बताने की कोशिश करना, इसका क्या होगा बताइएगा, ये इसको फास्ट करके आगे बढ़ चला जाए। तो लगभग 10% जो हिस्सा होता है ना, वो आइसबर्ग का हिस्सा जो होता है 10% पानी के अंदर होता है, ठीक है। बाकी 90% ऊपर होता है, इसलिए ये तैरता है, ठीक है। प्रश्न अगला है कि 500 ग्राम, 500 यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस के जल में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, है ना। इस छोटा सा न्यूमेरिकल को अगर आप लोग छा दोगे तो भैया आप लोग सॉल्व कर सकते हो आसानी से। और ये आपको हिंट दिया हुआ, और प्रश्न को ध्यान से समझिए। 500 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में बदलना है और इसके लिए आवश्यक हमको ऊष्मा चाहिए। तो बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का जो मान दे दिया है 80 कैलोरी पर ग्राम। तो आप ध्यान से देखो, 80 कैलोरी जो पर ग्राम आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 80 कैलोरी, 80 कैलोरी जो लिखा हुआ है, 80 कैलोरी जो लिखा हुआ है पर ग्राम, इसका मतलब जब समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। पर का मतलब होता है एक, यानी 1 ग्राम में 80 कैलोरी, यानी 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितना लग रहा है, 80 कैलोरी एनर्जी लग रही है। तो हमको पिघलाना कितना है भाई, 500 ग्राम पिघलाना है। तो 1 ग्राम के लिए 80, 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी लग रहा है, तब 500 ग्राम के लिए कितना लगेगा, तब 500 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, यानी 80 गुणे 500 ग्राम करेंगे, ठीक है। है ना। तो ये कितना होगा, 8×5 40, 40, यहाँ पे 3 गो जीरो आएगा, क्योंकि 2 गो जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, ये 8×5 40, ठीक है। तो ये तो 4000 कैलोरी पर ग्राम हो गया। 4000 कैलोरी, यहाँ मान लो कैलोरी के लिए सी लिख देते हैं, कैलोरी पर ग्राम। तो इसमें तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं कि सारे ऑप्शन में देख लीजिए, सारे ऑप्शन में जो है यहाँ पे किलो में दिया हुआ है। तो जो हमारे पास 4000 जो ये आया था, सॉरी 40,000 जो आया था हमारे पास, इसको हम क्या कर रहे हैं कि किलो में बदलेंगे। तो किलो में बदलने के लिए आपको पता है कि ग्राम से किलो में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ता है। तो 1000 से भाग करेंगे तो ये कटेगा और ये किलो में चला गया, यानी 40 आया, 40 आया, तो यानी 40 किलो कैलोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न देखा तो इजीली तरीका से सोच समझ के बनाइएगा। क्लियर हो गया। अगला कह रहा है कि 50 न्यूटन के बल द्वारा, प्रश्न है 50 न्यूटन के बल द्वारा, अब फटाक फटाक देखना है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है ना, कोशिश ये करना है कि फटाक फटाक हो। 50 न्यूटन के बल द्वारा 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगाया गया दाब क्या होगा। तो न्यूटन बल का मान दे दिया और क्षेत्रफल का मान दे दिया, तो दाब का मान बताना है क्या। जो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इजी तरीका से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बल का मान दिया है हमको, दाब का फॉर्मूला आप लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो भाई, इतना सेट लगाए हो कम से कम, अब प्रश्न अपने मन से बताओ। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो बल कितना दिया 50, तो रखिए 50, आइए कितना हो गया 10, कितना मार्क्स में कटेगा 0, 5 आया, 10 × 5 = 50, 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 5 का 1 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि पानी और पारे की बूंद क्या बनाती है। पानी और पारा का बूंद, यानी H2O को पानी कहते हैं, पारा को हम लोग कहते हैं Hg। ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा, पास्कल के नियम द्वारा पारे की बूंदे बनती है, किसके द्वारा, पानी और पारे की बूंदे बनती है। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हम सही से नहीं पढ़े थे। जो पानी की बूंदा है वो चाहे जो पारा की बूंदा है वो बनती है किसके द्वारा, ये कौन सी नियम फ्लो करके बनता है, जो बूंदा बनता है, बूंदा जो बारिश होता है वो बूंदा आता है। तो बूंदा जो बन रहा है वो किससे वजह से बनता है, क्या पास्कल के नियम से बनता है, क्या आर्किमिडीज के नियम से बनता है, या पृष्ठ तनाव से बनता है, या इनमें से कोई नहीं बनता। प्रश्न संख्या 6 है और इसका जवाब बताना है। सबसे सिंपल जवाब है, पास्कल के नियम भाई दाब का नियम था, तो वो तो होगा नहीं। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था वो तैरने से सिद्धांत था, तो ये तो भाई बूंदा बनने की बात नहीं हुआ। पानी जो आप ऐसे डालते हो ना, चाहे बारिश होता है, बूंदा बूंदा जो बारिश आता है ना, ये बूंदा बूंदा होना, ये सब होना याद रखना पृष्ठ तनाव का कमाल है।
सरफेस टेंशन के वजह से ये पानी और पारे की बूंदें बनती है, हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया। प्रश्न, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी गई है? भाई 7 नंबर क्वेश्चन है, बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी है? आपको पता ना चाहिए कि बल्ब के अंदर जो गैस भरा है, नाम जरा सुन लीजिए। उसको नोबेल गैस कहते हैं, या उसको नोबेल गैस क्या कहते रे बाबू? नोबेल गैस कहते हैं, और नहीं तो अक्रिय गैस कहते हैं, नहीं तो निष्क्रिय गैस कहते हैं, उसका नाम है। और इस गैस में कौन कौन आता है ये भी ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, एक आता है क्रिप्टॉन। तो ऑक्सीजन और गैसों का मिश्रण तो पहले इसमें से होगा नहीं, क्योंकि नोबेल गैस ये है, ये तो होगा नहीं। आर्गन एक है और क्रिप्टन एक है, तो क्रिप्टन का इस्तेमाल बल्ब में नहीं किया जाता है, आर्गन का इस्तेमाल बल्ब में किया जाता है। कौन सी गैस? आर्गन गैस का इस्तेमाल बल्ब के अंदर गैस भरने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 खत्म हो गया, हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या यहाँ आप 8 पे। करे वो एक विद्युत हीटर में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हीटर का सामर्थ्य बताना है, क्या होगा? प्रश्न संख्या 8 है और इसका जवाब देना है। विद्युत हीटर में इतना वोल्ट, तो भी का मान दे दिया है, भी का मान दिया है 220 वोल्ट, है ना। विद्युत धारा यानी आई का मान दे दिया है आपका 5 एम्पियर। तो विद्युत हीटर का सामर्थ्य पूछ रहा है, यानी उसकी क्षमता पूछ रही है भाई कितना होगा। तो जब भी क्षमता यानी पावर पूछ रहा है, तब एक फार्मूला होता है P बराबर वी आई। क्या फार्मूला होता है? P बराबर वी आई, यानी दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। यानी 22 और 5 को आप जब गुणा कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आने वाला है? 22 पचे 110, 110 यानी 1100 वाट आपका सही आंसर हो जाएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिए, 1100 वाट आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे बढ़ चला जाए। प्रश्न आपका अगला है, वाटर गैस है। हमने इस क्वेश्चन को एक बार पिछले वाले सेट में किया था भाई। वाटर गैस है कौन? 9 नंबर प्रश्न है और आपको बताना है कि वाटर गैस कौन है। किस गैस को वाटर गैस के नाम से जाना जाता है? नाइन नंबर प्रश्न है। वाटर गैस को CO प्लस H2, CO प्लस H2 से H2 को ही हम लोग वाटर गैस कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके पास 10 है। विद्युत आवेश मापता है, विद्युत आवेश मापता है किस में? कूलम में कि एम्पियर में कि वाट में, सॉरी वोल्ट में कि वाट में? तो विद्युत आवेश का मात्रक बबुआ होता है कूलाम। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद रखिएगा। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक होता है एम्पियर, विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, अब विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक होता है वाट। मेरा बात सुन लिए हो तो भैया कहीं कॉपी में नोट कर लो, क्योंकि कभी भी आ सकता है। जो वह गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है वह कौन है? भाई ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? CO2 है कि CO है कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CNG यानी कंप्रेसर नेचुरल गैस है? क्या है आपको बताना है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव जो है इसका मेन रीजन क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का मेन रीजन बताना है आपको क्या है। याद रखना, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी CO2 गैस है ना, इसके वजह, इसके बढ़ने के वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अगला प्रश्न, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन में आयरन कोटिंग के लिए प्रयुक्त धातु का इस्तेमाल किसमें होता है? गैल्वेनाइजेशन को ही गैल्वेनीकरण कहते हैं। कल का परसों का लेक्चर में यही हाल हुआ है। जो बढ़िया से बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, मेरा सारा का सारा क्वेश्चन का जवाब वो आसानी से दे सकता है। गैल्वेनाइजेशन में आयरन कोटिंग के लिए प्रयुक्त धातु कौन है? जिंक है कि टिन है कि कॉपर है कि निकल है? हमेशा याद रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन की क्रिया में किस धातु का इस्तेमाल करते हैं भैया? तो जिंक धातु का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले सेट में भी हमने इस पर बात किया था। प्रश्न संख्या 13 आपके पास है। निम्नलिखित में कौन गैस K2Cr2O7 पेपर के नारंगी रंग को हरा कर देती है? K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। आपको बताना है कि कौन सी ऐसा गैस है
जो इसके पेपर को नारंगी को हरा कर देगा? कौन है? क्या HCl है, या SO2 है, या H2S है, या NO2 है? प्रश्न संख्या 13 है। नहीं याद होगा तो भैया याद कर लो, HCl जो होगा, है ना, ये हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड की तरह होता है, लेकिन ये गैसीय फॉर्म में जब होगा तो ये इसके पेपर को नारंगी को क्या कर देता है? हरा कर देता है। अमलगम क्या है भाई? कल हम लोग जस्ट पढ़े थे कि अमलगम क्या है। कल ही हम लोग पढ़ाई किए थे सेट में कि अमलगम क्या है, पढ़े थे सेट में ना, हम लोग कल का पिछले लेक्चर में किए हैं। और ये पिछला लेक्चर का जो प्रश्न है आप बताइएगा, अमलगम, अमलगम मिश्रण है। अमलगम कब आप अमलगम कहिएगा? आप बताइए किस कंडीशन में आप अमलगम कहिएगा? कल ही जस्ट इस प्रश्न को हम लोग किए थे। धातु प्लस पारा हो, अधातु प्लस पारा हो, धातु और अधातु और पारा हो, इनमें से कोई नहीं। कब हम लोग अमलगम कहते हैं इसको बताना है। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है और इसका जवाब बताना है कि क्या होगा। जब भी पारा में, हमेशा याद कर रखिएगा, जब भी पारा में अगर धातु, कोई भी धातु मिला दीजिएगा तो वो जो मिश्रण तैयार होने वाला है उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्लियर हो गया? यानी 14 नंबर प्रश्न का जवाब हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 नंबर जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सोडियम एसीटेट का सही सूत्र बताना है, क्या होगा? प्रश्न संख्या 15 है। CH3COOH होगा कि CH3CONA होगा कि या C2H5CONA होगा कि CH3COONA होगा? तो जैसे बोला एसीटेट, सोडियम एसीटेट, तो सोडियम एसीटेट का मतलब ये हुआ उसमें सोडियम होना चाहिए। तो सोडियम होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है इसमें सोडियम तो है नहीं। सोडियम का मतलब Na, और Na इसमें है नहीं। ठीक है, Na वाला अब 3 बात यहाँ पे बच गया। तो C2H5CO और CH3 में, तो इस ऑप्शन को भी हम लोग क्रॉसिंग कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे 2 C यहाँ पे है और 1 C यहाँ पे, तो 3 हो गया। और एसीटेट में कम से कम 2 ही C की आवश्यकता होती है। यानी 15 नंबर प्रश्न है। और सोडियम एसीटेट का सही जो होता है वो एस्टर से चूंकि मिलकर बना होता है, तो CH3COONA जो होगा ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम एसीटेट का सही सूत्र CH3COONA। क्लियर हो गया? प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे। 16 नंबर, एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ये देखिए, CnH2n, CnH2n+2, CnH2n-2 और या CnHn। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। याद करके रखिएगा। एल्कीन पूछता तो होता CnH2n और एल्काइन पूछता तो होता CnH2n-2। ठीक है, अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? हम लोग देखिए ये प्रश्न को पिछले सेट में कर चुके हैं। स्टेनलेस स्टील किससे मिलकर बना है आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 17 है और इसका जवाब क्या होने वाला है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन। क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है और आप पिछले सेट में आप इसको कर भी लिए हैं, और बताना है ये स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। 17 नंबर प्रश्न आपके पास है। लोहा, निकेल, क्रोमियम, कार्बन, या लोहा, निकेल, प्लम्बम, कार्बन, या लोहा, निकेल, कॉपर, कार्बन, या लोहा, निकेल, एसिन से होता है टीन और सी से हो गया कार्बन। अब बताइए सही इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है इसका आंसर याद करके रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? प्रश्न 17 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 18 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ गए। द्रव ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना होता है? ये डायरेक्ट फैक्ट्स क्वेश्चन है ना, और ये याद होना चाहिए। द्रव नाइट्रोजन, द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? 18 नंबर प्रश्न है, बताना है। -143 या -156 या -196 या -183। 18 नंबर प्रश्न रहेगा और बताना इसका जवाब सही क्या होगा। द्रव नाइट्रोजन का क्वथनांक कितना होता है? -183 डिग्री सेल्सियस इसका सही जवाब हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। 2 घुलनशील द्रवों को अलग किया जाता है। 2 घुलनशील, 2 द्रव जो एक दूसरे में घुल गया है और उसको आपको अलग करना है, तो कौन सा मेथड अपनाइएगा कि 2 घुलनशील
द्रवों को अलग कैसे आप कर सकते हैं? क्या आसवन विधि से, या प्रभाजी आसवन विधि से, या वाष्पीकरण से, या फेनेल से? आप किससे अलग कीजिएगा? 19 नंबर प्रश्न आपके पास है यहाँ पे, और बताना है कौन सा आप मेथड अपनाइएगा। तो प्रभाजी आसवन एक मेथड होता है, जब दो घुलनशील द्रव हो जाता है तो इस मेथड से दोनों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। प्रश्न 20 है आपके पास, वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजनीकरण, या नाइट्रीकरण, या विनाइट्रीकरण? 20 नंबर प्रश्न है, और आपको बताना है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम जो करता है, पेड़ पौधा के जड़ में पाया जाने वाला कौन सा? दलहनी पौधा के खास तौर पर जड़ में पाया जाता है, जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन गैस को स्थिरीकरण करता है, ये प्रोसेस करता है। वातावरण की नाइट्रोजन को क्या कर लेता है? स्थिरीकरण करता है। क्लियर हो गया? 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाफिंग गैस किसे कहते हैं? हंसना, हंसने वाला गैस, हंसने वाला किसको कहते हैं? आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी क्या H2O को कहते हो? H2O2 को कहते हो? नहीं भैया। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को कहते हो? नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा? N2O2 को कहते हो? या अमोनियम नाइट्रेट यानी HNO3 इसको बोलते हो? किसको बोलते हो? नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। फॉर्मूला याद कर रखिएगा, N2O इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? कार्बन का जो शुद्धतम रूप होगा वो क्या होगा? ग्रेफाइट है कि कोयला है कि कोक है कि हीरा है? कार्बन का शुद्धतम रूप बताना है, क्या होगा? प्रश्न संख्या आपके पास 22 है, और इसका जवाब बताना है इसका शुद्धतम रूप क्या होगा। एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप होगा, है ना, यहाँ ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा। लेकिन इसका अगर इसके बाद अगर ऑप्शन में अगर रहता, अगर हीरा नहीं रहता तो आप ग्रेफाइट मार्क कराते, क्योंकि हीरा भी कार्बन का शुद्धतम रूप है, सॉरी ग्रेफाइट भी कार्बन का शुद्धतम रूप है, और मेन पे कौन होता है? हीरा होता है, डायमंड होता है। क्लियर? अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन क्रांति संबंधित है। ऑक्सीजन क्रांति संबंधित है समुद्री जल में जीवन उत्पत्ति से, या ऑक्सीजन के निर्माण से, कि ओजोन स्तर के निर्माण से, या उपयुक्त सभी से? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। ऑक्सीजन क्रांति संबंधित है। प्रश्न संख्या 23 है, और इसका जवाब बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन क्रांति किससे संबंधित है? 23 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो ऑक्सीजन क्रांति के लिए जो मुद्दा उठाया गया है वो समुद्र के जल में जीवन उत्पत्ति को लेकर बात किया जा रहा है, ताकि वहां पे जीवन जो भी मतलब जीव जंतु है वो बेहतर तरीका से रहे, उनमें ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो ये जल में रहने वाले जीवों की बात यहाँ पे की जा रही है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन क्रांति के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 24 आपके स्क्रीन पे है, शरीर में पाया जाने वाला समन्वित और नियंत्रण तंत्र कौन है? समन्वित और नियंत्रण तंत्र है, क्या वो परिसंचरण तंत्र है, जनन तंत्र है, या अध्यावरणीय तंत्र है, या तंत्रिका तंत्र है? कौन हमारे शरीर में नियंत्रण तंत्र का काम कर रहा है, आपको बताना है। और प्रश्न संख्या आपके पास 24 है, और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। तो याद रखिएगा, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम होता है, जो हम लोग की नर्वस सिस्टम है, CNS है, या मतलब 3 तरह का नर्वस सिस्टम मतलब हम लोग का होता है, जिसमें CNS जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये तंत्रिका कोशिका से मिलकर बना होता है, ये हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो तंत्रिका तंत्र ही जो है हमारे शरीर को क्या कर रहा है? समन्वय और नियंत्रण का काम कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिमिक्री सामान्यतः पाई जाती है। मिमिक्री, जो मिमिक्री एक नाम की जो चीज है ना, ये सामान्यतः किसमें पाया जाता है? कीटों में, या मछलियों में, या पक्षियों में, या पौधों में? सबसे ज्यादा मिमिक्री जो होती है, ये गुण जो होता है मिमिक्री का, वो किसमें पाया जाता है? 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहेगा, और ये बताना है किसमें ज्यादा पाया जाता है। कौन ज्यादा इस तरह के टटराकर चिल्लाने बुलाने वाला काम करता है? तो वो होता है कीट। कौन होता है? कीट होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर 1। प्रश्न आपके पास
26 नंबर क्वेश्चन है, HTLV थर्ड, HTLV थर्ड है HIV है कि ओंकोजिन्स वायरस है कि पोलियो वायरस है कि इन्फ्लुएंजा वायरस है। 26 नंबर आपके पास क्वेश्चन रहेगा और इसको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो HTLV3 का इस्तेमाल जो किया जा रहा है ये जो है वह है HIV। क्या है? HIV है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्लियर हो गया? प्रश्न हम लोग आगे बढ़ेंगे। 26 कंप्लीट कर लिए, यानी 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं और ये है वेजिटेबल अल्कलॉइड। ये हम लोग प्रश्न पढ़े थे, वेजिटेबल अल्कलॉइड है। इसका बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। वेजिटेबल अल्कलॉइड क्या है? स्मैक है कि हीरोइन है कि कैफीन है कि कोकीन है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोकीन। वेजिटेबल अल्कलॉइड क्या है? तो यह कोकिंग है, इसका सही जवाब कोकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे बीज नहीं पाया जाता है। किसमें बीज नहीं पाया जाता है? याद करके रखिए, ऑप्शन सुन लीजिए पहले। द्विबीजपत्री पौधे में, एक बीजपत्री पौधे में। अरे भैया जब ये बीजपत्री नामे है तो इसमें बीज नहीं पाया जाएगा, तो द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, ऐसे ही ऑप्शन गलत हो गया। बच गया आपके पास जिम्नोस्पर्म और ब्रायोफाइटा। तो इन दोनों में से बताइए। अब तीसरा और चौथा ऑप्शन को आप कैंसिल करना सीखिए कि किसमें, इन दोनों में से किसमें बीज नहीं पाया जाता है। और प्रश्न संख्या 28 है, किसमें बीज नहीं पाया जाता है? तो ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में आपका बीज नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या आप 29 आ गया, केला पौधे का विकास होता है। केला पौधा जो है इसका विकास होता है राइबोसोम से, बीज से, स्टोलन से या शक्कर से? केला पौधे का विकास बताइए किससे होता है। प्रश्न संख्या आपके पास 29 है और इसका जवाब बताना है कि आपका क्या होने वाला है। याद रखिएगा केला पौधा का विकास जो होता है वो होता है शक्कर से। डायरेक्ट याद कर लीजिए, जो क्वेश्चन नहीं अब तक सुने हैं, नहीं याद है, उस प्रश्न का जवाब आपको याद कर लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर हो गया। 30 नंबर प्रश्न है, एल्यूरान अस्तर बना होता है। एल्यूरान अस्तर बना होता है किससे भाई? प्रोटीन से कि लिपिड से कि स्टार्च से कि वसा से? एल्यूरान अस्तर किसका बना होता है? 30 नंबर प्रश्न आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, कम से कम तो कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। आप इतना ही आप काम करते तो मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आज चलो भाई इतना बच्चों ने लाइक किया और मेरे क्लास को पसंद किया। ठीक है, तो एल्यूरान अस्तर किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 31 पे हम लोग बढ़ते हैं। एक्रोजोम्स पाया जाता है। एक्रोजोम्स पाया जाता है कहाँ भाई? अंडाणु में, शुक्राणु में, जाइगोट में या भ्रूण में? एक्रोजोम्स पाया जाता है। 31 नंबर आपके पास क्वेश्चन है और बताना है कहाँ पाया जाता है। जब भी याद रखिएगा, मस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। एक्रोसोम कहीं लिख देता है या एक्रोजोम्स भी कहीं लिखता है, ये शुक्राणु पर पाया जाता है, शुक्राणु में पाया जाता है। क्लियर हो गया। 32 नंबर प्रश्न है, पूर्वजता दर्शाती है। पूर्वजता क्या दर्शाती है? अक्रियात्मक चयन, प्राकृतिक चयन, कृत्रिम चयन या उत्परिवर्तन? आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। पूर्वजता दर्शाती है अक्रियात्मक चयन कि प्राकृतिक चयन कि कृत्रिम चयन या उत्परिवर्तन? 32 नंबर आपके पास प्रश्न है और इसका बताना है क्या होगा। तो पूर्वजता दर्शाती है उत्परिवर्तन को। किसको दर्शाती है? उत्परिवर्तन को। क्लियर हो गया। प्रश्न आगे है 33 नंबर, लाल रक्त कणिका जिसको आप आरबीसी कहते हो, उसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है कि मस्तिष्क में होता है कि रक्त माध्यम में होता है कि प्लाज्मा में होता है? आरबीसी का निर्माण बताइए कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर याद रखिए, बोन मैरो को ही लिख देगा। बोन मैरो को ही कहते हैं अस्थि मज्जा या रक्त मज्जा कहा जाता है। यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। तो 33 का आपका जवाब क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगला 34 नंबर प्रश्न पर हम लोग आ चुके हैं। 34 नंबर प्रश्न है, पौधा की कोशिका भित्ति बनी होती है। पौधा की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? स्टार्च की, ग्लूकोज की, फ्रुक्टोज की या सेलुलोज की? स्टार्च, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज खत्म। पौधा का कोशिका भित्ति बना होता है सेलुलोज का। पौधा का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जस्ट घेघा रोग, जो घेघा जो ग्वाइटर होता है ना, ग्वाइटर रोग 35 नंबर क्वेश्चन है और साइंस यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। जो घेघा रोग होता है ना, जो ग्वाइटर होता है, यह किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से कि आयोडीन की कमी से कि कैल्शियम की कमी से कि सल्फर की कमी से? इस प्रश्न का जवाब सारे बच्चे बताएंगे क्योंकि ये सारे बच्चों को याद होना चाहिए
इसका जवाब हो जाएगा आयोडीन की कमी से। जो जो बताए होंगे भैया उनका बात सही हो जाएगा। आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आप लोगों ने 35 में कितने क्वेश्चन सही बताया है। आप कमेंट्स में जरूर कीजिए कि टोटल 35 में कितने क्वेश्चन सही हुआ है, ताकि आपको एक अंदाजा लगे कि हाँ मेरा साइंस जो है वो सही चल रहा है। अब आज आज यहाँ पे सोशल साइंस हमारे पास आ चुका है, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पे आज सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को भी हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है सोशल साइंस को भी हम लोग कर पाना, और इसको फास्ट करेंगे। विश्व का सर्वोच्च शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट है कि कंचनजंगा है कि माउंट केटू है कि सभी है? 36 नंबर क्वेश्चन है। और बता रहे सबसे जो ऊंचा शिखर है वो मतलब विश्व का, विश्व की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा, ये विश्व की बात कर रहा है। तो आपको इसका जवाब बताना है 32 नंबर का जवाब क्या होगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और इसका जवाब बताना है क्या होगा। विश्व का सर्वोच्च शिखर 36 नंबर क्वेश्चन सारे बच्चों को याद होगा, माउंट एवरेस्ट। इसका हाइट कितना है माउंट एवरेस्ट का? 8848। अगला प्रश्न यहां पे देख लो भाई, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी पर है? भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो किस नदी के ऊपर? कृष्णा, कावेरी, महानदी, सतलज, किस पर है भाखड़ा नांगल परियोजना? कृष्णा गलत, कावेरी गलत, बच गया आपके पास सतलज या महानदी। इन दो ऑप्शन में से चूज कीजिए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी के ऊपर अवस्थित है? 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वह सतलज नदी पर अवस्थित है, बनाई गई है। अगला प्रश्न 38 आपके स्क्रीन पे है कि अणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए खनिज प्रयोग किया जाता है। अणु ऊर्जा उत्पादन करने के लिए कोई खनिज का उत्पादन, अणु ऊर्जा का मतलब यही हो गया न्यूक्लियर एनर्जी जो हम लोग तैयार करते हैं, है ना, जिसे इलेक्ट्रिक भी तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल किसका किया जाता है? अभ्रक का, बॉक्साइट का, यूरेनियम का या लिग्नाइट का? तो देखिए अणु ऊर्जा तैयार करने के लिए अभ्रक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बॉक्साइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लिग्नाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है ना। यही यानी यही यूरेनियम जो है इसी से एटम बम वगैरह तैयार किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है कि भारत जो है वो विश्व में कौन सा स्थान पे है। ये बच्चा सारे बच्चे प्रश्न बता देंगे मेरे ख्याल से, छठा, चौथा, सातवां, तीसरा। जवाब क्या हो जाएगा? सातवां इसका सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। जूट उद्योग एक है, कृषि आधारित है कि पशु आधारित है कि खनिज आधारित है कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो जूट होता है जिसको हम लोग पटसन भी कहते हैं, वह किस आधारित है? आपको इसका जवाब बताना है। तो याद रखिएगा जूट बोया जाता है, खेतों में उगाया जाता है, और ये बरसात का फसल मतलब है ना, जिससे हम लोग पटुआ निकाल के उससे क्या करते हैं, उससे रस्सी तैयार किया जाता है, सूती का बोरा वगैरह बनाया जाता है। तो ये कृषि आधारित उद्योग होता है। भारत में रेलों का प्रारंभ कब हुआ? भारत में रेल का प्रारंभ कब हुआ? 53 में कि 55 में कि 63 में कि 73 में? 1800 बताना है। तो भारत में रेल का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1853 में। इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सबसे लंबा रेल मार्ग का नाम बताइए क्या है? सबसे लंबा रेल मार्ग क्या कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है कि ट्रांस साइबेरियन है कि ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है कि उपयुक्त में से कोई नहीं है? 42 नंबर क्वेश्चन आपके पास रहेगा और बताना है सही जवाब क्या होगा। नाम बहुत बढ़िया है, ट्रांस साइबेरियन। तो भैया एक नाम याद कर लो, ट्रांस साइबेरियन सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है। नेहरू रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1989, 1988, 1990, 1991। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, और 43 का जवाब बताना है क्या होगा। 43 1989। 1989 में नेहरू रोजगार योजना प्रारंभ किया गया था। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक? बताइए। अटलांटिक। प्रशांत है कि हिंद है कि आर्कटिक है कि अटलांटिक है? 44 नंबर प्रश्न है और बताना है क्या होगा। सबसे बड़ा महासागर सारे बच्चों को याद होगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपको यहाँ पे सुमेलित करना है ना, और बताना है कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना
अभी आप लोग पढ़े सतलज नदी पर है, ठीक है, ये तो सही है। और नागा अर्जुन जो दिया है कृष्णा पर, फराक्का बांध दिया है गंगा पर, रिहंद बांध दिया है रिहंद पे। तो रिहंद जो बांध है यही गलत है, क्योंकि रिहंद परियोजना रिहंद नदी पे है। रिहंद योजना रिहंद नदी पर है, यानी 45 का 4 हो जाएगा। रिहंद परियोजना जो है किस नदी पर है? रिहंद नदी पर है, गंगा नदी पर नहीं है। अगला सिंपल सा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई। तो कोलकाता तो नहीं है भाई, पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। महाराष्ट्र का राजधानी मुंबई है। ऐसे ही कट गया था। आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद है। इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत कौन है? अरावली का पर्वत, कि नीलगिरी का, कि सतपुड़ा का, कि विंध्याचल का? 47 नंबर क्वेश्चन बताना है क्या? अरावली नाम से भी कुछ पता हो जाना चाहिए। अरावली जो नाम है, इस नाम से भी पता कीजिए, ये पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन है? सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, 48 नंबर क्वेश्चन। सुपीरियर है, कि बैकाल है, कि विक्टोरिया है, कि चिल्का झील है? 48 नंबर प्रश्न है। और विश्व की सबसे बड़ा मीठा पानी का झील बताना है, क्या होगा? तो सुपर से सुपीरियर याद कर रखिएगा। सबसे सुपर मीठा पानी का झील है सुपीरियर झील। तो सुपर से सुपीरियर याद कर रखिएगा, यह है मीठा पानी का सबसे बड़ा झील। 49 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कहाँ है? यानी अमेरिका की राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क है, कि शिकागो है, कि वाशिंगटन डीसी है, कि इंडियानापोलिस है? 49 नंबर प्रश्न आपके पास है और बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो अमेरिका का राजधानी एक्चुअल में है वाशिंगटन। वाशिंगटन, ठीक है, वाशिंगटन इसका सही जवाब हो जाएगा। आपके पास यहाँ स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में, कि 1786 में, कि 1790 में, कि 1757 में? इसका जवाब लड़का सब डायरेक्ट दे देगा। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1914, 1918, 1939, 1944? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1914। और 1939 में याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था। और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था और 1918 तक चला था। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था और 1945 तक चला था, याद रखना है। क्लियर। अगला चलते हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन कर लिए, कम से कम आप अपने लिए भी क्या बोले क्लैपिंग कर सकते हो कि भैया 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों ने बना लिया है। और कम से कम अभी तक जो नहीं हुआ है, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर वगैरह वगैरह सब कर दीजिए। ठीक है। अगला है आपके पास, नाजी पार्टी की स्थापना किसने किया था? मुसोलिनी ने, कि हिटलर ने, कि लेनिन ने, कि चर्चिल ने? ये प्रश्न बहुत मस्त है भाई। 52 नंबर आपके पास ये प्रश्न रहेगा और आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। नाजी पार्टी की स्थापना जो किया था वो हिटलर ने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा। कुतुब मीनार किसने पूरा कराया? देखिए पूरा कराया किसने, तो अकबर ने, कि जहांगीर ने, कि कुतुबुद्दीन ने, कि इल्तुतमिश ने? पूरा कौन कराता है, इसके बारे में बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इल्तुतमिश जो था वो पूरा कराया था और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ने कराया था, लेकिन पूरा कौन कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। क्वेश्चन को ध्यान से सुनकर रखिएगा। श्रीमती एनी बेसेंट थी क्या अंग्रेज थी, कि जर्मन थी, कि अमेरिकन थी, कि आयरिश थी? एनी बेसेंट कौन थी गई? डॉक्टर एनी बेसेंट का जो नाम हम लोग लेते हैं वो है कौन? तो वो एक आयरिश थी, ठीक है, यानी आयरलैंड की तरफ की। आनंद मठ की रचना किसने की? आनंद मठ से जो हम लोग बात करते हैं उसकी रचना किसने किया था? विद्यासागर, मुंशी प्रेमचंद्र, शरत चंद्र, या बंकिम चंद्र चटर्जी? तो ये बात सही है, इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ से लिया गया, जो सुजलम सुफलम मजलिस शीतलम जो है ना, ये आनंद मठ से लिया गया था और जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी किए थे। क्लियर हो गया। आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे, इसके बताना है। क्या राजा राम मोहन राय, कि स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद, या रामकृष्ण परमहंस, या स्वामी दयानंद सरस्वती? आपको बताना है कि आधुनिक भारत के निर्माता कौन थे, किनको माना जाता है। 56 नंबर प्रश्न है आपके पास ये है और इसका सही आंसर क्या होगा? राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। राजा राम मोहन राय, याद करके रखिएगा। 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था कहां से? दिल्ली से, कानपुर से, झांसी से, मेरठ से? कहां से आरंभ हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन भी है और 1857 नंबर यहाँ पे दिया हुआ भी है। और ये क्रांति का शुरुआत कहाँ से हुआ था बताना है। ये शुरुआत जो होगा याद रखिएगा, ये क्रांति मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। प्रश्न है 58 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की जा रही है? 1885 में, कि 1895 में, कि 1905 में, कि 1906 में?
भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1885 याद कर रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 58 का फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्लियर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 59 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले दो लोगों को पहले काट दीजिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहाँ से कट कर दीजिए। ठीक है। अब बचे लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालचारी भी लिखता है, या चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इन दोनों में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत जब आजाद हुआ था उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, इसकी बात बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन आपके पास है और इसका जवाब बताइए क्या होगा। लॉर्ड माउंटबेटन। भारत जब आजाद हो गया था ना उसके बाद भी लॉर्ड माउंटबेटन भारत में बना रहा। ठीक है। और अगर प्रश्न पूछता ना कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, अगर भारत का भारतीय गवर्नर जनरल पूछता ना तब हो जाता राजगोपालचारी। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है, भारत आजाद हो गया, सारा अंग्रेज चले गए, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन अभी तक भारत में बना रहा, भारत को भी पूरा बढ़िया से इकट्ठा कर रहा था, उसको सही कर रहा था। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से भारत से गया है। ठीक है। क्लियर हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था भाई? अब एक बार अंग्रेज को मार के भगाइए देना था, तो वो आंदोलन कब चला था? 1939 की, 46 की, 47 की, 42। तो सही आंसर होगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। 1947 में चुट्टा सबको मार के भगा दिया गया। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग और वारेन हेस्टिंग या रॉबर्ट क्लाइव। माने प्रथम वायसराय की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी 61 नंबर क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग जो होगा था वो भारत का प्रथम वायसराय था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 62 नंबर प्रश्न आपके पास है, दिल्ली में निम्नलिखित सुल्तानों में आगरा नगर की स्थापना किसने किया था? दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में आगरा नगर की स्थापना किसने की? क्या बलबन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था, मोहम्मद बिन तुगलक किया था, या सिकंदर लोदी किया था? आपको बताना है। 62 नंबर प्रश्न है आपके पास और इसका सही जवाब क्या होगा? सिकंदर लोदी। 62 का सही जवाब हो जाएगा सिकंदर लोदी। यही कहा गया था कि आगरा नगर की स्थापना किया था। और आगरा आज जानबे करते हो बहुत फेमस है, झागरा के लिए नहीं, वो ताजमहल के लिए फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार हम लोग का कौन नहीं है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। आपका मूल अधिकार क्या नहीं है? हम लोग को जो मूल अधिकार मिला हुआ है क्या नहीं है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। 63 नंबर प्रश्न रहेगा और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। कभी भी याद रखिएगा, अगर हमारा शोषण होगा तो ये हमारा मूल अधिकार है, हम उस पर विवाद कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार गलत हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, यह हमारा संविधान आजादी देता है, तो ये भी बात सही है, इसलिए इसके हिसाब से गलत होगा। भाई हम स्वतंत्र है, ये हमारा अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। हम किसी तरह का भी संपत्ति 2 नंबर 3 नंबर धंधा करके नहीं रख सकते हैं। समझा कि ना आया? संपत्ति का अधिकार ये हमारा मूल अधिकार में नहीं दिया गया है। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 64 की तरफ हम लोग आ गए हैं और प्रश्न है, कौन सा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है? संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, अध्यात्मक सरकार या संसाधनक सरकार? भारतीय संविधान की विशेषता बताना है कि सही जवाब क्या होगा। 64 नंबर प्रश्न आपके पास है और सही क्या होगा। तो भारत में जो सरकार चलती है वो संसद वाली सरकार चलती है भैया, संसद यहाँ पे होते हैं लोग। समझा गया ना? अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? जो राज्यसभा के लोग होते हैं वो कितने टाइम तक ले काम करते हैं? 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की, 3 साल? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 साल होता है। यहाँ क्वेश्चन राज्यसभा की बात की जा रही है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास है, राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, इसका नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, भारत का मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? याद रखिएगा, भारत जब भी राज्यों का जो राज्यपाल की नियुक्ति होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सेकंड। ठीक है। प्रश्न 67 नंबर आपके पास है और 67 नंबर जो आपके प्रश्न कह रहा है बबुआ, ये प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रहते हैं कितना साल तक? 65 वर्ष तक की, 62 वर्ष तक की, 60 वर्ष तक की, 58 वर्ष तक? कब तक उनका उम्र खत्म हो जाएगा कि अपने वो पद पे बने रहेंगे? ठीक है। 67 नंबर आपके पास प्रश्न है,
कम से कम 65 साल की आयु तक तो कोई भी मुख्य न्यायाधीश अपने पद पे बने रहते हैं, ये याद करके रखिएगा। 65 वर्ष के बाद उनको रिटायर कर दिया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु में कि लुम्बिनी में कि बोधगया में कि सारनाथ में? बताना है। 68 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा? इनका जन्म जो हुआ था नेपाल में, जो नदी है निरंजना नदी, उस जगह उसके आसपास में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जन्म होता है। और उनका जन्म स्थान का नाम था लुम्बिनी। क्या नाम था? लुम्बिनी गांव में इनका जन्म होता है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? क्या ये झारखंड से है कि बिहार से है कि पंजाब से या पश्चिम बंगाल से है? नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का संबंध बिहार से है। ठीक है, आइए हमारा बिहार में और नालंदा विश्वविद्यालय को घूमिए। 70 नंबर प्रश्न आपके पास है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या 14 नवंबर को या 26 जनवरी को या 15 दिसंबर को या 15 अगस्त को? 70 नंबर आपके पास प्रश्न है और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। 10 दिसंबर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। इस तरह से इस पीडीएफ में टोटल 70 क्वेश्चन को हम लोग ने कंप्लीट किया। आप लोग अच्छा से इसको याद कर लीजिएगा, सेट अच्छा से बना लीजिए। आप लोग बताइए कि अब 70 में आप लोगों ने कितना नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए सेट के साथ, एक नए अंदाज में। तब तक अभी तक जो लोग भाई वीडियो को कम से कम लाइक नहीं किए, कम से कम लाइक तो कर दो यार। दोस्तों के पास शेयर जरूर करो और सब्सक्राइब जरूर करवाओ, है ना। तो ये जो सब्सक्राइब का जो सिचुएशन है ना, वो सिलसिला जारी रहनी चाहिए, क्योंकि यही तो हमारा मेहनत है। बाकी आप लोगों से क्या, ये सब फ्री क्लासेस चल रही है, आप लोग के लिए जो 1 घंटा समय हम गंवा रहे हैं, कम से कम मेरा फायदा भी तो कुछ होना चाहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।